सुशीला जी का बेटा दिनेश ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने माँ बाप से बात करने का भी समय नहीं मिलता। और अगर कभी सुशीला जी आगे बढ़कर उसे कहती कि बेटा 2 मिनट हमारे पास बैठ जाया कर, तो बस सुनकर यही जवाब देता, माँ मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, ऑफिस का अभी बहुत काम करना है। सुशीला जी बेचारी मन महसूस कर रह जाती है और यही सोचती कि पति भी बड़े पद पर कार्यरत थे, उनके ऊपर तो ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारी थी। फिर भी वह हमेशा उसे और बच्चों को समय देते थे और प्यार से बातें करते थे। बेटा तो बेटा, बहू भी सीधे मुंह बात करना तो दूर, बस हर समय यही जताती रहती कि बच्चों को पढ़ाना और घर संभालना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी तो बेटे चीनू की परीक्षाओं के समय अपने पति से कहती कि अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ आओ, मेरे बेटे के कम नंबर आए तो मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी। कहने को चीनू अभी पहली कक्षा में था। सुशीला जी बहू के साथ घर के कामों में मदद कराती थीं, पर बहू को तो बहाना चाहिए था उन्हें घर से निकलवाने का। क्योंकि सुशीला जी के पति का यहाँ शहर में इलाज चल रहा था, रोज़ रोज़ का उनसे इतनी दूर आना संभव नहीं था, इसलिए वह बेटे के घर कुछ दिन के लिए आए हुए थे। सुशीला जी बेचारी आंखों में आंसू भरकर रह गई। अब उनके भी घुटनों में भी काफ़ी तकलीफ रहती थी, ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी, फिर भी अपनी बहू का काम में पूरा हाथ बटाती। लेकिन बहू को अपने सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते। कभी कभी सुशीला जी का मन बहुत उदास हो जाता तो उनका मन पोते के साथ खेलने को करता। वह चीनू को अपने पास बुलाती तो वह चिल्ला कर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? चुपचाप अपने कमरे में नहीं रहा जाता क्या? सुशीला जी का मन और भी व्यथित हो गया। उन्हें यही लगता है कि पति क्या बीमार पड़े। प्यार के 2 शब्दों के लिए भी वह तरस गई। अब तो घर में जिसे देखो वही उनको काटने को दौड़ता था। आज सुशीला जी के पति का 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट होना था, पर उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। संयोग से आज बेटा घर पर ही था, इसलिए वह उससे बोली, दिनेश बेटा, तुम्हारे पापा का आज चेकअप होना है, पर मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, तू गाड़ी से उन्हें ले जा। क्या माँ, एक ही छुट्टी मिली है आराम करने के लिए और आप इस दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। रिक्शा करके चले जाओ, आपको कौन सा पैदल चलना है? दिनेश गुस्सा करता हुआ बोला और दोबारा अपने कमरे में चला गया। तभी सुशीला जी की बहू रसोई से चिल्लाते हुए बोली, अजी सुनते हो, मुझे पार्लर जाना है, गाड़ी से छोड़ आओ, बाहर बहुत धूप है। हाँ बेबी, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। बेटे के दौरे व्यवहार को देख सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू को पूछते हुए वह बाहर रिक्शे वाले को बुलाने चली गई। दूर दूर तक कोई ऑटो रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। सुशीला जी लंगड़ा लंगड़ा कर पैदल ही रिक्शे वाले को देख रही थी। तभी पीछे से घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो वह वहीं रुक गई। उनके पास एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, अरे माँ जी, लगता है आपके पैरों में बहुत तकलीफ है, बताइए कहाँ जाना है? आपको मैं छोड़ देता हूँ, बस भैया मेरे पति का मुझे टेस्ट करवाने जाना है, अगर तुम हमें वहाँ तक छोड़ दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। सुशीला जी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बेचारे रिक्शे वाले को सुशीला जी पर दया आ गई और उसने उनके पति को रिक्शे में बैठाने में मदद की और डॉक्टर के पास तक ले गया। सुशीला जी को रिक्शे वाले ने नीचे उतारा और उसे पैसे देने लगी तो वह बोला, आप चेकअप करवा कर आ जाइए, मैं तब तक यही खड़ा हूँ, क्योंकि आप दोनों को घर जाने के लिए पता नहीं कब तक रिक्शा मिलेगा। इतनी धूप और तकलीफ में आप कैसे खड़े रहेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सुशीला जी ने अपने पति का टेस्ट करवाया और दवाई ली और फिर रिक्शे में बैठकर घर आ गए। जाते जाते रिक्शे वाले ने अपना फ़ोन नंबर दिया और बोला, माँ जी, आपको कभी भी कहीं जाना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाया करूँगा, ऐसी हालत में आपका पैदल चलना ठीक नहीं है। रिक्शे वाले के प्यार भरे 2 बोल ने सुशीला जी के लिए जैसे दवा का काम किया। उन्हें दर्द में थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। सुशीला जी बहू बेटे की हर खरी खोटी सह जाती थी। जब तक पति सही सलामत थे, मजाल की कोई सुशीला जी की तरफ एक उंगली भी उठा सके। लेकिन जब से पति के एक पैर पर और एक हाथ पर लकवा पड़ा था, तब से वह एकदम लाचार और बेबस हो गए थे। बेटे के पास शहर के इलाज के लिए 6 महीने से आए हुए थे। आप तो बेटा बहू उन दोनों को हमेशा खरी खोटी सुनाते रहते। हालांकि इलाज सुशीला जी के पति के रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन दोनों फिर भी ऐसे जताते जैसे सब कुछ वो अपने पैसों से ही करते हैं। एक दिन सुशीला जी ऐसे ही उदास सी बैठी थीं कि तभी उनके पति के ऑफिस के घनिष्ठ मित्र मिस्टर शर्मा जी का अचानक फ़ोन आया कि वो शाम को आनंद जी से मिलने आ रहे हैं, उनका हाल चाल पूछने। तो सुशीला जी बहुत खुश हुई, क्योंकि इतने समय बाद पति के मित्र उनके घर आ रहे थे
संडे का दिन था। दिनेश भी घर पर ही था। सुशीला जी ने उसे बताया कि आज शाम को पापा के कुछ मित्र आ रहे हैं, खाने पीने और नाश्ते का इंतज़ाम कर देना। जो भी खर्चा होगा तुम्हारे पापा के पैसों से काट लेना। आनंद जी भी अपने दोस्त के आने की खुशी से एकदम से चड़क उठे, मानो जैसे मित्र के मिलने की खुशी में उनके शरीर में एक नई ऊर्जा सी दौड़ गई। लेकिन बहू ने खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया, तो सुशीला जी ने खुद ही आनंद जी के दोस्तों के लिए जैसे तैसे करके खाने का खुद ही इंतज़ाम किया। शाम को मिस्टर शर्मा और कुछ मित्र अपनी पत्नी के साथ सुशीला जी और आनंद जी से मिलने आए। शाम को आनंद अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुए, तो सुशीला जी ने अपनी बहू से उनका परिचय करवाया। चाय नाश्ते के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बातों ही बातों में मिस्टर शर्मा दिनेश से बोले, बेटा, आज जो भी तुम हो वह अपने मम्मी पापा की वजह से हो। तुम्हारे पापा के ऊपर परिवार की, ऑफिस की जिम्मेदारी थी। वह बेचारे तुम्हें समय नहीं दे पाते थे। ये तो भाभी जी की हिम्मत थी, जिन्होंने घर परिवार संभालने के साथ साथ तुम्हारी परवरिश भी पूरी निष्ठा से की। जब भी मैं तुम्हारे घर आता तो भाभी जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखता। कभी इन्होंने उफ तक नहीं की। यह सब करना इतना आसान नहीं होता। अपने माता पिता की हमेशा कद्र करना, उन्हें कभी दुख मत होने देना। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हाँ बेटा, मैंने भी हमेशा तुम्हारी मम्मी पापा को तुम्हारे लिए संघर्ष करते देखा है। अब तुम्हारी बारी है इनको सुख देने की। मिस्टर शर्मा की पत्नी भी पति की बातों पर अपनी सहमति जताई। अंकल जी, बुरा मत मानना, इन्होंने कोई अनोखा नहीं किया है। ये दुनिया के कोई अनोखे माँ बाप नहीं है। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना तो करता ही है। हाँ अंकल जी, प्रिया बिल्कुल सही बोल रही है, और हम भी इनके लिए जब से इतना कर रहे हैं तो उसका क्या। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर सुशीला जी की आंखों नम हो गई, पर सबके सामने वह अपने को कमज़ोर नहीं साबित करना चाहती थी। इसलिए अपने पल्लू से आंसू पूछ डाले और मेहमानों के सामने बोली, हाँ भाई साहब, दिनेश बहुत अच्छा बेटा है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। मेहमानों के जाने के बाद दिनेश सुशीला जी पर भड़क उठा। माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक करिएगा ही मत। आखिर आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। बेटे दिनेश के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। आनंद जी से अब बर्दाश्त ना हुआ और वह बोल पड़े, वाह बेटा, जिस बेटे को इतने सालों से पाला, अपने रातों की नींद कुर्बान की, वहीं आज अपनी माँ के परवरिश पर सवाल कर रहा है, वह भी अपने पत्नी के सामने, जिसने आते ही पूरी तरह से तुम्हें अपने मोह जाल में बांध लिया। दिनेश की बात सुनकर तो जैसे प्रिया के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। आखिर वो तो यही चाहती थी कि दिनेश अपने माँ के मोह से निकलकर बस उसका ही होकर रह जाए। दरअसल मोदित की 2-3 दिन से थोड़ी सर्दी जुकाम, तबीयत खराब थी, तो प्रिया ने रात को उठ उठ कर उसका ख्याल रखा। बस फिर क्या था, दिनेश तो जैसे उसका कायल हो गया। जब माता पिता ने उसकी तबीयत पूछी तो उल्टा माँ बाप पर ही तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। प्रिया बेचारी रात भर मेरे लिए जागती रही, मुझे दवाई दी, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। दिनेश का ऐसा कहना मानो सुशीला जी की जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। वह दुखी होते हुए बोली, बेटा तुम्हारा दरवाज़ा बंद होता है, इसलिए मुझे कैसे पता चलता है कि तुम्हें रात में क्या तकलीफ दर्द है। सही कहा बेटा तुमने, अब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई। अच्छा सिला दिया तुमने अपने माता पिता के प्यार का। अरे मेरा ना सही, अपनी माँ का तो कुछ एहसान रखते। मैं तो फिर भी ऑफिस और परिवार की जिम्मेदारी में लगा रहा था, लेकिन सुशीला जी तो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे ही लगी रहती थी। सारी सारी रात तेरे लिए जागती, कभी तुझे दूध बनाकर पिलाती तो कभी तेरा गीला बिस्तर साफ करती, क्योंकि बेचारी वो मुझे तो एक बार भी नहीं जगाती थी। उसे लगता कि मैं दिन भर का थका हूँ तो मुझे नींद की ज़्यादा ज़रूरत है। पर सुशीला रात भर तेरे साथ जागती, फिर सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाज में लग जाती। उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी कभी उसने उफ तक नहीं की। और जब तू बड़ा हो गया तब भी रात को तुझे कोई प्रॉब्लम होती तो सुशीला जी ही जागती। तेरी परीक्षा के समय भी जितनी देर तू जागता तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। तुझे इंजीनियर बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पैसे खर्च किए, पर उसने अपना दिन का चयन रातों की नींद कुर्बान की थी। फिर प्रिया बहू बनकर इस घर में आई। सुशीला जी उसे बेटी की तरह ही प्यार करती थी, पर शायद तेरी पत्नी ने कभी उसे अपनी माँ नहीं समझा, और तुझे सुशीला को तवज्जो देना उससे भाता नहीं था। उसे लगता बस तुझ पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। तेरी पत्नी हमेशा तेरी पसंद का खाना बनाती और तेरे जन्मदिन पर कीमती तोहफे देती, पर यह कहकर कि मैं अपनी शेविंग में से आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ,
और तेरा दिल जीतने में कामयाब हो गई और तू धीरे धीरे उसके मोहजाल में फंसता चला गया और उसने तेरी माँ को कहीं ना कहीं तेरे मन से दूर कर दिया। यह बात हम अच्छी तरह से समझ रहे थे पर कुछ नहीं बोले। लेकिन यह नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माता पिता की कुर्बानियों को भूल जाएगा और एक दिन यह कहेगा कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है। अभी सुबह सुशीला जी चाय नाश्ता लेकर तेरे कमरे में आई तो तूने क्या बोला कि आप नाश्ता रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। प्रिया बेचारी रात भर सोई नहीं, उसे नींद पूरी करने दो। कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की कभी परवाह ना करके तुझे इतना बड़ा किया और काबिल बनाया, उसके सारे प्रयासों को एक पल में तूने नकार दिया। सच ही कहा है किसी ने, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो और किसी से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आनंद जी बोले, मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उन्होंने बहू बेटे को अपना फैसला सुना दिया। बेटा तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। हम अब यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ ससुर जी, बहुत पत्ते की बात कही आपने। अरे दूसरों के घरों में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में रहो। बहू बेशर्म की तरह मुस्कुराते हुए बोली, चलो देर से ही सही पापा, लेकिन आप लोगों से मेरी जान तो छूटी, वरना मुझे खुद आपको गांव छोड़कर आना पड़ता। बेटे की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू तैर गए और चुपचाप दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उनका इतना अपमान किया था कि वह अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और एक दिन ऐसे सोए कि अगले दिन उठे ही नहीं। खबर मिलते ही दोनों पति पत्नी तुरंत पहुंच गए। सारे क्रियाकर्म खत्म होने के बाद दिनेश वापस उस घर को बेचकर अपने शहर जाना चाहता था, इसलिए वो कीमती चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था। उसने अपने पापा की अलमारी खोली। बहुत बार पापा की यह अलमारी खोलकर उसने देखने की कोशिश भी की थी, मगर पापा कभी भी उस अलमारी के इस डोर को हाथ नहीं लगाने देते थे। लेकिन आज उनके जाने के बाद उसे यह मौका मिल ही गया। उसने जैसे ही वह अलमारी की डोर खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। उसमें मकान के पेपर के साथ कुछ एडॉप्शन के कागजात रखे आए थे। उसने तो सोचा था कि इसमें कोई कुछ और ही होगा। दिनेश ने जैसे ही उन पेपरों को पढ़ना शुरू किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज से 20 साल पहले उन्होंने दिनेश को एक अनाथालय से गोद लिया था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसका शरीर बेजान सा हो गया। उसके हाथ से पेपर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दिनेश की ऐसी हालत देख जब प्रिया ने पेपर उठाकर पढ़ा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपनी सारी जायदाद गहने दिनेश और उसकी पत्नी के नाम कर दिए। दिनेश को तो ऐसा लग रहा था कि यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। ये क्या कर दिया मैंने? जिस माता पिता ने मुझे एक नया जीवन दान दिया, मेरी खुशियों के लिए अपनी हर इच्छा को एक तरफ रख दिया, अपने दिल में इस अनाथ को जगह दी। उन्हें मैं 4 दिन अपने घर में जगह नहीं दे पाया, जिन्होंने अब तक अपने हिस्से का निवाला भी सबसे पहले मुझे खिलाया। उन्हें मैं 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खिला सका। धिक्कार है मुझे जैसे बेटे पर। दिनेश पश्चाताप की अग्नि में इतना जल रहा था कि वह खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वहां से उठकर अपनी मम्मी पापा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मैं कभी आप लोगों के प्रति बेटे का फर्ज नहीं निभा पाया। दिनेश को अपने माता पिता की तस्वीर के आगे रोते रोते काफी रात हो चुकी थी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा हो, उठो बेटा, देर से ही सही, लेकिन हमें अपनी तपस्या का फल मिल ही गया। अब हम चैन से मुक्ति पा पाएंगे। दिनेश अचानक से चौंकते हुए उठा तो देखा सामने कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास था कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसे अभी भी अच्छे से याद है कि उसकी माँ बचपन में ऐसे ही उसके सर पर हाथ फिरती थी। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और फैसला किया कि वह इस घर को अपने माता पिता के नाम से वृद्ध आश्रम बनवाया और अपने कर्मों की सज़ा कम करने के लिए जीवन भर इन वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की सेवा करेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।